स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। न्यूज बायोस्कोप के तमाम दर्शकों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहा जाता है कि संक्रांति के बाद, लोहड़ी के बाद खरमास खत्म हो जाता है, यानी जितने काम अच्छे रुके होते हैं, लोग इंतजार करते हैं कि जब खरमास खत्म होगा तब कई शुभ काम होंगे। अब बिहार और झारखंड की सियासत की हम बात करते हैं। क्या खरमास के बाद दोनों ही राज्यों में सियासत परवान चढ़ेगी? झारखंड में हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, दिल्ली गए हुए हैं। वहां पर क्या सियासी खिचड़ी पक रही है? संक्रांति पर क्या खास होने वाला है, इस पर भी चर्चा होगी। बिहार में दही चूड़ा का भोज चल रहा है और उस भोज के साथ क्या सियासत हो रही है, कौन सी संक्रांति की खिचड़ी पक रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी उदय भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, लोहड़ी की बात से हमने चर्चा शुरुआत की है। तो देखिए, लोहड़ी पे अग्निदेव और सूर्यदेव की पूजा होती है, तो ये होता है तो अग्निदेव को चलिए हम भी कुछ समर्पित कर देते हैं। और क्योंकि एक देश का एक बड़ा समुदाय इसी तरह से लोहड़ी मनाता है कि पहले अग्निदेव को समर्पित किया जाता है और दूसरे दिन जब मकर संक्रांति तो सूर्यदेव की आराधना की जाती है। और इसी के उपलक्ष्य में रवि की फसल तैयार होती है, तो लोहड़ी में यानी रात को पहले आग जलाकर पूजा की जाती है और उसके बाद सूर्यदेव की आराधना की जाती है दूसरे दिन मकर संक्रांति के मौके पर। और कहा जाता है कि जितने भी शुभ कार्य रुके हुए होते हैं, उन तमाम शुभ कार्यों की शुरुआत वो शादी विवाह से लेकर तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं, लोग इसका खत्म होने का इंतजार करते हैं। लेकिन अगर हम राजनीति और झारखंड की बात करें तो देखिए, हेमंत जी जब से सीएम बने उन्होंने भी बहुत सारे काम रोक रखे हैं। वो खुद कह रहे थे कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 15 तारीख के बाद चीज़ें व्यवस्थित होंगी। और झारखंड में तो टूसू पर्व, पूस पर्व से ये जोड़ा जा गया है। लोहड़ी और मकर संक्रांति, यहाँ टूसू मेले का आयोजन होता है। पूस का ये जो पूरा महीना है, ये पूरा महीना मेलों का त्यौहार होता है। मेले लगते हैं, हर जगह त्यौहार होते हैं और गुड़ का पीठा बनता है। ये तमाम चीज़ें झारखंड की संस्कृति में रची बसी हैं। तो वो पिछले एक हफ्ते से गांव में गुड़ का पीठा बनना शुरू हो गया होगा। मकर संक्रांति के मौके से ही जब मकर नहान होता है, उसके साथ ही इस त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। तिल की खुशबू, तिल की सौंधी खुशबू हर घर से आने लगी है। बिल्कुल, उसके पकवान बनने लगे हैं, दुकानें सजने लगी हैं। लेकिन उदय, अब अगर इस त्यौहार के साथ हम सियासत को जोड़ें, देखिए झारखंड से शुरुआत करते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन दिल्ली गए हुए हैं। तेजस्वी बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है, हालांकि बाद में बोलते हैं उनके बयान को तोड़ा गया है। तो क्या केजरीवाल का साथ देंगे हेमंत सोरेन? दिल्ली में क्या जेएमएम भी चुनावी मैदान में कूदेगा, या फिर किस तरह से अब इंडिया गठबंधन का स्वरूप होगा? और उसके साथ ही जब रघुवर दास की बीजेपी में एंट्री हो गई है, क्या उन्हें यहाँ प्रदेश की कमान संभालने का मौका मिलेगा? और अगर मौका मिलता है तो फिर राज्य की सियासत की दशा और दिशा क्या होगी, क्या लगता है? बिल्कुल, कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि रघुवर दास को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और बीजेपी की कमान उन्हें सौंपी जा सकती है और बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। तो यही खरमास खत्म होने का इंतजार हो रहा था। झारखंड की सियासत तब नई करवट लेती हुई दिखाई दे सकती है, जहां रघुवर दास अब अगुवाई करेंगे और काफ़ी तेवर के साथ। वो जब बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, उनके तेवर काफ़ी जोरदार रहे हैं। कार्यकर्ता इसलिए उन्हें पसंद भी करते हैं। और इससे पहले भी बीजेपी जब सत्ता में आई है, खुद रघुवर दास जब सीएम बने थे उस वक्त भी वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो माना जाता है कि बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती है। और देखिए, जहां तक दूसरी बात इंडिया गठबंधन की है, तो इंडिया गठबंधन को लेकर जेएमएम के सामने फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म संकट की स्थिति होगी, क्योंकि कांग्रेस इस बार काफ़ी मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ रही है। और देखिए, कांग्रेस चूंकि हेमंत सोरेन के साथ गठबंधन में है, तो हेमंत सोरेन या तो वहां न्यूट्रल रहेंगे या फिर वो सीधे सीधे कांग्रेस का साथ देंगे। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के साथ हेमंत सोरेन दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों गठबंधन में हैं और एक नेचुरल प्राकृतिक गठबंधन है। तो मुझे लगता है वो गठबंधन वहाँ भी कायम दिखेगा। और अगर केजरीवाल से अगर बहुत ज़्यादा करीबी निकटता होती है हेमंत सोरेन की, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन जब बिहार की बात की जाए तो बिहार को लेकर हेमंत सोरेन सीरियस हैं। बिहार में चुनाव भी लड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। इससे पहले बांका, भागलपुर के जो इलाके हैं, वहाँ उन्होंने अपने प्रत्याशी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। 11 सीटों पर, इससे पहले भी वो चुनाव लड़ते रहे हैं। और जिस तरह पप्पू यादव आए, उनसे मुलाकात हुई, ऐसा लगता है कि पप्पू यादव जेएमएम ज्वाइन कर सकते हैं। तो जेएमएम को एक सांसद भी मिल जाएगा और पप्पू यादव की अगुवाई में
जेएमएम बिहार में चुनाव लड़ सकती है। और देखिए इंडी गठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव ने बक्सर में जो बयान दिया था ये लोकसभा चुनाव तक ही था, तो वो बयान काफ़ी मायने रखता है। अब इंडी गठबंधन की आगे जब बैठक होगी तभी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ तस्वीर उभर कर गठबंधन की सामने आती है। लेकिन हाँ, ये खरमास खत्म हुआ, अब लोहड़ी और मकर संक्रांति के बाद सियासी गतिविधियां बिहार में भी तेज हो जाएंगी। तो देखिए, झारखंड के सियासत की बात हम कर रहे थे, बिहार के सियासत की बात कर रहे थे। बिहार में हालांकि राजनीतिक घटनाक्रम को देखें उदय, तो वो झारखंड से ज़्यादा होते हैं, तो वो हमेशा ही सियासी पारा वहाँ हाई होता है। इन दिनों बीपीएससी को लेकर वहाँ सियासी पारा हाई है। पीके उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं राजद उसे लेकर पीके पर वार कर रहा है। तो जदयू के अलग तेवर नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव समर्थन में उतर आते हैं, वो बंद बुलाते हैं। तो कई तरह की सियासत वहाँ इस विधानसभा चुनाव वाले वर्ष में जारी है। लेकिन झारखंड की सियासत जो इस गिरते पारे के साथ ठंडी पड़ी हुई नजर आ रही थी, अब संक्रांति के बाद रघुवर दास की बीजेपी में वापसी के बाद यहाँ पर भी सियासी पारा थोड़ा बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। रघुवर दास को अगर प्रदेश की कमान मिलती है उदय, तो वो किस तरह से प्रदेश की जो राजनीति है उससे तपिश दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो संगठन को मजबूत लोहड़ी है उदय, तो ये हम खाते भी जाएं और चर्चा भी करते जाएं। बिल्कुल, वो संगठन को मजबूत करने पर सबसे पहले जोर देंगे और संगठन को उनकी तरफ से मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। कई जगह जिलाध्यक्षों का चुनाव और संगठन कहीं न कहीं कमजोर पड़ा था। अभी फिलहाल चुनाव में जिस तरह से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, तो कार्यकर्ता उत्साहित है। रघुवर दास जहाँ भी जा रहे हैं, कार्यकर्ता, अगर एक दिन पहले इटखोरी मंदिर पूजा करने के लिए वो गए हुए थे, वहाँ कई सांसद, वहाँ चतरा सांसद और विधायक मौजूद थे, उनके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता थे। तो कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि रघुवर दास 5 साल यहाँ शासन कर चुके हैं। वो एक प्रतीक है कि बीजेपी यहाँ 5 साल सत्ता संभाल चुकी है, तो इसका उत्साह कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई दे रहा है। तो रघुवर दास की अभी सबसे पहली जिम्मेदारी, देखिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 6 महीनों तक वो सरकार पर हमला नहीं बोलेंगे, लेकिन इन 6 महीनों में वो अपने संगठन की ताकत बढ़ाएंगे, ये तय है। कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, उनके अंदर जोश और उत्साह भरेंगे। तो उनका अब नए साल में ये पहला फर्स्ट एजेंडा होगा। यानी जो हेडमास्टर की भूमिका में अगर प्रदेश की कमान उन्हें मिलती है, तो रघुवर दास अब हेडमास्टर की भूमिका में नजर आएंगे और तमाम जो स्टूडेंट हैं उसे डिसिप्लिन में रखेंगे। एक नए मॉनिटर की तलाश होगी, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा और नए तेवर के साथ सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा होने की पूरी कोशिश होगी। इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी राज्य में सवाल उठ रहे हैं। इसे भी ये माना जा रहा था कि खरमास तक इसकी घोषणा नहीं हो रही है, लेकिन अब जब खरमास खत्म हो रहा है, जब लोहड़ी और संक्रांति का त्यौहार आ गया है, तो अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, रेस में कौन कौन है, वो खरमास के बाद यानी अब संक्रांति के बाद जो शुभ मुहूर्त, अब शुभ समय शुरू हो रहा है, उसमें उदय माने कि अब नेता प्रतिपक्ष के नाम सामने आ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए फिलहाल देखिए, चूंकि बाबूलाल मरांडी विधायक भी हैं और नेता प्रतिपक्ष वही बन सकता है जो विधायक हो, तो मुझे लगता है बाबूलाल मरांडी को ही ये मौका दिया जाएगा, क्योंकि उनके अलावा दूसरा कोई बड़ा चेहरा है नहीं। लेकिन बीजेपी के सामने एक दबाव ये भी है कि बीजेपी को अब भविष्य के नेता तैयार करना है। अब बीजेपी के कई जो यूथ लीडर्स, जैसे भानु प्रताप शाही हो, अमर बावरी हो या फिर बिरंची नारायण हो, जिन्हें बीजेपी जिन पर भविष्य का दारोमदार देख रही थी, वो इस बार चुनाव हार चुके हैं। तो ये बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, नेतृत्व तैयार करना। तो ऐसे में देखिए बीजेपी अब क्या डिसाइड करती है। हालांकि दावेदारी बाबूलाल मरांडी की बनती है, लेकिन बीजेपी अगर इस रणनीति पर अमल करती है कि भविष्य का नेता चुना जाए, तो किसी नए चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें फिलहाल इंतजार करना होगा। और देखिए, तय तो बहुत जल्द होना है, क्योंकि अदालत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करिए, ताकि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जो अटकी हुई है उसे करना है। तो यानी अब 2-4 दिनों या 1 हफ्ते के अंदर नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा हो जानी चाहिए, मुझे लगता है। तो ये थोड़ा सा इंतजार है नेता प्रतिपक्ष के नाम पर। जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या जो आदिवासी कार्ड बीजेपी ने खेलने की कोशिश की उदय विधानसभा चुनाव में, वो काम नहीं किया। घुसपैठ का मुद्दा काम नहीं किया। बाबूलाल मरांडी को कमान सौंपी गई थी प्रदेश की, वो काम नहीं आया, क्योंकि नतीजे जो बताते हैं उस पर ही हम आकलन कर रहे हैं। बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। तो क्या अब इस तरह से बांटा जाएगा कि प्रदेश की जो कमान है, अगर रघुवर दास आते हैं तो वो संभालें और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कोई आदिवासी चेहरे को दी जाए?
बिल्कुल संभावना इसी बात की दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए अब बीजेपी जो राजनीति करेगी अब ओबीसी पिछड़ा वर्ग को लेकर करेगी और रघुवर दास उसके प्रतीक हैं। ओबीसी के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनका चेहरा मशहूर है और बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष अगर बनाए जाते हैं तो इन दोनों की जोड़ी बीजेपी में एक नया वोटर क्लास तैयार कर सकती है। और अब बीजेपी वही कोशिश करेगी कि बाबूलाल मरांडी अब आदिवासी वोटों को साधें और रघुवर दास अब ओबीसी और साथ साथ जितने भी बीजेपी के जो पुराना वोट बैंक है, जो सामान्य जनरल कास्ट कहा जा सकता है, उन्हें साधने की तैयारी होगी। तो अब इस तरह की तैयारी बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, अभी 5 साल हैं और एक लंबा इंतजार है, तब तक संगठन को मजबूत करना होगा। तो पहली प्रायोरिटी यही होगी बीजेपी के सामने कि अपने संगठन को मजबूत करें ताकि आने वाले 5 साल के बाद बीजेपी सत्ता में वापसी कर सके। इसके लिए एक लंबा टाइम मिला है और इस लंबे टाइम में अगर रघुवर दास को कमान मिलती है प्रदेश की तो वो बेहतर तरीके से यहाँ एक बेहतर हेडमास्टर की भूमिका में नजर आएंगे और बीजेपी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की उनकी कोशिश होगी। बहरहाल अब जब सत्ता पक्ष को भी एक मजबूत विपक्ष मिलेगा या यूँ कहे नेता प्रतिपक्ष, पिछली बार भी उदय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा को बहुत देर से मिला, इस बार लेकिन बीजेपी ये गलती नहीं करेगी। अब लगता है कि जल्दी ही नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा होगी और एक मजबूत विपक्ष विधानसभा में भी सरकार के सामने होगा सवाल पूछने के लिए। बिल्कुल, अभी बजट सत्र की घोषणा हो चुकी है, बजट सत्र काफी लंबा चलेगा और इस बार उम्मीद की जानी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष तब तक तय कर लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा, क्योंकि अब अदालत की तरफ से भी निर्देश आया हुआ है, इसलिए उसका भी पालन करना बीजेपी के लिए जरूरी होगा। चलिए तो अब बिहार की राजनीति पर भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार की राजनीति भी गिरते पारे के साथ बढ़ती हुई नजर आई इन दिनों। लगातार खबरें हम दिखा रहे थे और आप भी देख रहे थे कि किस तरह से बीपीएससी मामले को लेकर 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर वहां काफ़ी बवाल मचा। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से श्रेय लेने की कोशिश की है। पप्पू यादव कूदे इस जंग में अभ्यर्थियों के हिमायती बनकर, तो वहीं पीके ने भी अनशन किया, 12वें दिन भी उनका अनशन जारी रहा। अभ्यर्थियों की मुलाकात भी हुई, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है और 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। लेकिन इन सब के बीच सियासी पारा बिहार का बढ़ता रहा और तापमान गिर रहा है, लेकिन वहाँ बयानों की वजह से सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आया। कई तरह के बयान सामने आए। एक तरफ लालू और तेजस्वी के बयान भी काफ़ी वायरल रहे उदय। लालू यादव ने नीतीश का जहां स्वागत किया, तेजस्वी यादव ने नो एंट्री लगा दी। तो इस तरह के बयान की भी खूब चर्चा हुई। लेकिन इन सब के बीच में जो दही चूड़ा का जो भोज हो रहा है ना, वो कई सियासी कहानियां कह रहा है। नीतीश कुमार भी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे, दही चूड़ा भोज में शामिल हुए और ये जताने की कोशिश की गई कि एनडीए एकजुट है, एक साथ है, नीतीश पलटने वाले नहीं। बिल्कुल, दही चूड़ा के भोज की संस्कृति अभी बिहार में अब शुरू होने वाली है। देखिए, ये लोहड़ी और मकर संक्रांति के त्यौहार के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है और अब बिहार में हफ्ते भर तक दही चूड़ा भोज चलेगा। इस बहाने राजनीतिक गठबंधन होगा, राजनीति के नए नए गठजोड़ सामने आएंगे, मुलाकातों का सिलसिला चलेगा और कहा जाता है कि बिहार में राजनीति पलटती भी यहीं से है, दही चूड़ा के भोज से ही। पिछली बार भी देखिए मकर संक्रांति के वक्त और इसी बीच दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार शायद नहीं गए थे और वहीं से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि अब नीतीश कुमार लालू राबड़ी से फिर से अलग होंगे और वही हुआ था। तो दही चूड़ा के साथ साथ बिहार की राजनीति जुड़ी होती है और अब हमें एक कुछ नई तस्वीरें देखने को मिलेंगी। अब बिहार में क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आती है, इसके लिए हमें भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ नई तस्वीरें कुंभ की भी दिखा देते हैं उदय। कुंभ इस बार बहुत भव्य आयोजन हुआ है कुंभ मेले में और लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे और लगा रहे हैं। वहाँ पर एक नया शहर बस गया है और वो भव्य तस्वीरें भी अपने टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उदय। इस तरह के इंतज़ाम पहले नज़र नहीं आए थे, बहुत व्यवस्थित ढंग से इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ तक कि झारखंड से भी जो कुंभ जाना चाहते हैं उनके लिए झारखंड पुलिस उनकी अगुवाई करेगी, उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी, उनके लिए ट्रैफिक रूट्स खोले जाएंगे, उन्हें सुरक्षित कुंभ तक पहुँचाएगी। ये व्यवस्था भी झारखंड सरकार ने की है। तो कुंभ में भव्य तैयारी और एक नया शहर, एक अलग शहर नजर आ रहा है कुंभ मेले में। बिल्कुल, देखिए अभी 1 महीने से ज़्यादा कुंभ का आयोजन होना है।
कहा जा सकता है कि करोड़ों लोग अब आस्था की डुबकी लगाएंगे और इसके लिए भव्य तैयारियां, भव्य इंतजामात किए गए हैं। टीवी स्क्रीन पे भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और अब मकर संक्रांति के साथ ही कुंभ स्नान की शुरुआत हो गई है। अखाड़ों का शाही स्नान होगा, उसके बाद आम लोगों को भी मौका मिलेगा। तो अब ये भव्य आयोजन, कहा जा रहा है कि ये जो संजोग है 144 साल के बाद आया है, तो एक भव्य आयोजन होने जा रहा है और देश विदेश से लोग आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पहुँच रहे हैं। काफ़ी भव्य व्यवस्था है, काफ़ी सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं और लाखों लोग वहाँ ठहर सकें उसके लिए टेंट सिटी बनाया गया है। इसके अलावा तमाम होटल्स में इंतज़ाम है। पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से वो तमाम प्रयास किए गए हैं कि वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल, इस बार श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतज़ाम, AI तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि कोई भुलाए नहीं, भटके नहीं। तमाम वो इंतज़ाम है क्योंकि एक साथ लाखों लोग पहुंचते हैं। विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं उदय, लगातार विदेशों से भी लोग हैं, इस कुंभ मेले को छोड़ना नहीं चाहते और यहाँ आकर 15 से 20 दिन का वक्त वो गुजारते हैं। इस कुंभ मेले में, इस भक्ति में वो लीन नज़र आते हैं। आखिर इस कुंभ मेले की इतनी महत्ता क्यों नज़र आती है कि विदेशों तक से लोग खींचे चले आते हैं? देखिए, कुंभ का काफ़ी पौराणिक महत्व है और भारतीय सनातन संस्कृति में कुंभ स्नान 12 वर्षों के बाद पूर्ण कुंभ होता है और इस बार जो संजोग है, कहा जा रहा है कि 144 सालों के बाद ये संजोग हुआ है, इसलिए इसे शायद महाकुंभ का नाम दिया गया है। महाकुंभ हर 12 वर्ष के बाद जो होता है वो महाकुंभ ही होता है, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी ऐसे ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ संजोग होता है। कहा जाता है कि हर इंसान को, सनातन धर्म में यह परंपरा है कि अपने जीवन में कुंभ स्नान जरूर कर लेना चाहिए। कई लोगों को कई बार करने का मौका भी मिलता है। हमारी तरफ से भी कोशिश रहेगी कि इस बार मैं भी वहाँ आस्था की डुबकी लगाने पहुँच और वो दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल, और वो फरवरी तक का मौका है हमारे पास। अभी तो ठंड काफ़ी है, लेकिन इसके साथ ही जब ठंड थोड़ी कम हो जाएगी तो धीरे धीरे, अभी जब कुंभ की शुरुआत होती है तो जितने शाही स्नान अखाड़ों का होता है उन्हें सबसे पहले मौका दिया जाता है। अलग अलग जब शुभ मुहूर्त होते हैं तो वो एक अद्भुत दृश्य होता है। तो कुंभ का सिलसिला शुरू हो गया है। अब नई नई तस्वीरें हर दिन आती रहेंगी और कई दिलचस्प तस्वीरें भी कुंभ की देखने को मिलेंगी। अब चलिए, और वो दर्शकों को हम दिखाते भी रहेंगे कुंभ की वो तस्वीरें और हमारे जब रिपोर्टर्स वहां पहुंचेंगे, विकास ने भी बहुत अच्छी तस्वीरें वहां से भेजी हैं कुंभ से। एक एक कर हमारे टीम के सदस्य वहां जाते रहेंगे और वो तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे कि इस बार महाकुंभ में क्या खास है, किस तरह के इंतज़ाम है। कहीं अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कैसे उस दिक्कत से निपट सकते हैं। इसके लिए झारखंड सरकार की तरफ से भी हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और जो तीर्थयात्री हैं जो वहाँ पहुँचेंगे उनके लिए भी अलग से सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। तो चलिए, संक्रांति और लोहड़ी के बीच में, सियासी गपशप के बीच में कुंभ की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। उदय, अगर पूरी तरह से देखें अब संक्रांति के बाद सियासत, दोनों ही जगहों पर क्या कुछ अलग नज़र आएगा? दिल्ली का चुनाव भी है, उसका असर क्या दिखेगा बिहार चुनाव पर और झारखंड के आने वाली राजनीति पर? झारखंड की राजनीति में देखिए, रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी पर अब दारोमदार होगा और झारखंड में अब संगठन पर उनका जोर होगा। वहीं बिहार की राजनीति में गठबंधन की तस्वीर स्पष्ट होगी अब। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है तो हो सकता है कि गठबंधन को लेकर कुछ नई चीज़ें सामने आए और ये देखने को मिल सकता है बिहार में चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी इसके साथ ही, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और उसके लिए अब नई नई रणनीति बनने का, गठजोड़ होने का सिलसिला शुरू होगा। और दिल्ली चुनाव की बात की जाए तो दिल्ली चुनाव ने देश का सियासी मिजाज अभी से तेज कर दिया है और पूरी राजनीति कहा जा सकता है कि दिल्ली में शिफ्ट होती नजर आ रही है। दिल्ली में इस बार काफ़ी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है और शायद ये वजह है कि केजरीवाल भी अपनी पूरी ताकत झोंकने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के जब अब चुनाव होते हैं तो परिणाम क्या कुछ आता है, क्योंकि कांग्रेस जब जब मजबूती से चुनाव लड़ती है तो त्रिकोणीय चुनाव जब वहाँ होते हैं तो परिणामों में भी बड़ा उलटफेर होता है। ऐसे में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सत्ता, अपनी गद्दी बचाए रखने की होगी। तो चलिए, अब लोहड़ी की और मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, लेकिन तिल की सौंधी खुशबू, तिलकुट के साथ आप नए तरीके से इस नए साल का आगाज़ कीजिए और सबके जीवन में अब खुशहाली आए, क्योंकि खरमास का वक्त बीत गया है और तमाम अच्छे काम की अब शुरुआत होगी। तो हमें दीजिए इजाज़त। दर्शकों को भी लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।